मोस्ट वेलकम। आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2023 तक, तो यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन ये वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, टू दी पॉइंट करेंगे, अननेसेसरी बातों को छोड़ करके जो काम की बातें हैं उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। और वर्ष 2014 में जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सवाल आया था कि 2013 में गन्ना उत्पादन में राज्यों का अवरोही क्रम सही क्रम क्या है, यानी कि आपको यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है सबसे ज्यादा यानी कि किस स्टेट में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद घटते हुए क्रमों की यहां पर हमें बातचीत करनी है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो दो प्रश्न, चूंकि ये 2013 वाले में क्या वर्ष है पूछा गया था, 2013 में जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर केन का वो हमारा उत्तर प्रदेश था, उसके बाद महाराष्ट्र था, ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक और हरियाणा। तो ये जो आपके आंसर हैं, ये जो यहां पर बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। शुगर केन के मामले में और चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पोजीशन पर है, जबकि अगर हम चीनी मिलों की बात करते हैं, चीनी मिलों की बात करें तो सर्वाधिक चीनी मिलें जो है महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन गन्ना और चीनी दोनों ही के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अब यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें खासकर अगर हम देखते हैं जो सहारनपुर, मेरठ, ये सब जो जिले हैं यहां पर गन्ने की खेती काफी मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। यहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो भी वाणिज्यिक फसलें हैं उनके तहत गन्ना विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसी के अंतर्गत जो भी वाणिज्यिक फसलें हैं, गन्ना को अगर हम देखें तो नगदी फसल के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर जो गन्ना राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था इसी के अंतर्गत चलाया गया था गन्ना राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये देखिए 2013 का आंकड़ा भी था, अगर अभी का भी हम आंकड़ा देखते हैं तो यही आंकड़ा बिल्कुल सही बैठता है। हालांकि अब अगर हम देखें तो चौथे स्टेट की बात करें तो यहां पर आपका हरियाणा ना होकर के बल्कि तमिलनाडु, यानी कि अब देखिए ये 2013 के आंकड़ों की बात कर रहा है, 14 में पूछा गया था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर अब आपका तमिलनाडु आ गया है। तो अगर अब 4 स्टेट पूछे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये 4 अग्रणी राज्य हो जाएंगे शुगर केन के प्रोडक्शन में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 2013 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जो सेंसस की रिपोर्ट आई थी उसके अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो दिए हुए ऑप्शन में जो गाजियाबाद है यहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, 3971 यानी कि 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व गाजियाबाद का है। अब सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो भी गाजियाबाद में ही निवास करती है, ये भी सेंसस 2011 की रिपोर्ट ही कहती है। तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है गाजियाबाद की है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की हम बात करें तो वो भी गाजियाबाद में आती है। यही वहां की अगर यहां का हम सेक्स रेशियो का देखते हैं तो 881 जो है गाजियाबाद का सेक्स रेशियो है। वहीं शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात करें तो 856 ये जो है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये गाजियाबाद का आंकड़ा है। ठीक, सर्वाधिक
नगरीय जनसंख्या भी गाजियाबाद में निवास करती है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश माना जाता है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, राष्ट्रीय जलमार्ग यहां पर क्या पूछा है कि जो नेशनल वाटरवे है वो किसको कनेक्ट करता है। तो नेशनल वाटरवे जो नंबर 1 है वो इलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करता है। तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इन उत्तर प्रदेश द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य का जो घरेलू उत्पाद है उसमें वर्ष 2011-12 वॉज अप्रोक्सीमेटली, वर्ष 2011-12 में राज्य का घरेलू उत्पाद जो है वो उसमें कृषि का कितना योगदान था ये पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि वर्ष 2014 में यह प्रश्न आया था तो उस समय जो भी डेटा थे अलग रहे होंगे और आज के जो डेटा हैं वो अलग हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस समय ये वाला आंसर यानी कि 14.5% जो है इस ईयर के डेटा थे उसके अकॉर्डिंग ये सही था। लेकिन अगर अभी हम हाल फिलहाल की वर्ष 2023 की डेटा की बात करें तो इसमें जो कृषि है, कृषि की अगर हम बात करते हैं कि कितना जो चालू कीमतें हैं, जो मौजूदा कीमतें हैं, उन पर अगर देखें तो कृषि का योगदान जो है वो 23% है। ठीक है, मौजूदा कीमतों पर, मौजूदा कीमतों पर ये 2023 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तो कृषि का योगदान जो है कितना है वो 23%। वही इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका योगदान 27% है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है वो 49% है। ठीक है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है या जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम बात करते हैं ये वर्ष 2030 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये है। अगर ये प्रश्न अभी पूछा जाए तो यहां पर देखिए जो 23 के आसपास है वो ये वाला है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यही क्वेश्चन बना दिया जाए और यही ऑप्शन भी रखा जाए तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन उस समय जब ये प्रश्न आया था तो 2011-12 के जो डेटा थे उसके अकॉर्डिंग यहां पर 14.4% आपका सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011-12 में सर्वाधिक दूध उत्पादन दर्ज किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो दूध उत्पादन में भारत की अगर बात करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में से है, अग्रणी राज्यों में बल्कि पहले स्थान पर है। यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। यानी कि पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जो है वो राजस्थान है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर जो है वो है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जो पशुधन है, सर्वाधिक पशुधन भी उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वाधिक भैंसे भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वही वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बात करते हैं, पूरे के पूरे भारत में अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो इंडिया जो है, भारत जो है वैश्विक स्तर पर भी दूध उत्पादन के मामले में पहला स्थान रखता है। दूध उत्पादन से संबंधित एक मिशन चलाया गया था, मिशन फ्लड। ये बाढ़ से नहीं बल्कि दूध उत्पादन से संबंधित है, मिशन फ्लड। तो ये ध्यान रखिएगा, मिशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित एक मिशन है, ना कि बाढ़ की समस्या से संबंधित कोई मिशन। तो यहां पर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई या फिर महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती? तो यहां पर देखिए जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई है ये आपका बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित है। इसके अलावा अब यहां पर देखिए जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा सिचुएटेड है, तो नोएडा में ये मौजूद है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये बस्ती में नहीं होकर के बल्कि ललितपुर में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और वो जिला है
झांसी। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर दशावतार मंदिर सिचुएटेड है। इसके अलावा इसी जिले में 51 जैन टेम्पल भी मौजूद है। गुप्ता पीरियड के, गुप्त काल के 51 जैन मंदिर यहां पर सिचुएटेड है। चलिए, आई होप आपको आंसर मिल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहां पर जो सांडी है, ये देखिए सांडी बर्ड सेंचुरी, ये यहीं पर हरदोई के पास है। इसके अलावा देखिए ये महावीर स्वामी जो है ये ललितपुर में सिचुएटेड है। ओखला आप मैप पर देख लीजिए, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहां पर मिल रही है आपको। इसके अलावा यहां पर क्या है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये रहा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर के पास। ठीक है, तो मैप पर भी आपने इसको लोकेट कर लिया। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो एक क्लाइमेटिक जोन है उसको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन से है थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तराई वाला जो क्षेत्र है, वेस्टर्न प्लेन यानी कि जो पश्चिमी मैदान है, इसके अलावा सेंट्रल वेस्टर्न यानी कि केंद्रीय जो है, केंद्रीय और पश्चिमी जो प्लेन है, सेमी एंड साउथ वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन एरिया। तो ये उत्तर प्रदेश के 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। अलग अलग कलर से यहां पर आपको दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उपरोक्त से कोई नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर सिचुएटेड है। अगला प्रश्न क्या, वो 2015 के प्रश्न जो पूछे गए थे वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश स्पेशल से पीसीएस के पेपर में। 2014 में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2015 के यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? आगरा, वाराणसी, मेरठ या फिर इलाहाबाद। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहां पर इलाहाबाद इसमें शामिल नहीं था। बाकी तीनों जिले यानी कि आगरा, वाराणसी, मेरठ इसमें शामिल थे। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ये रिपोर्ट बनाई गई थी फिजिबिलिटी स्टडी, उसमें इलाहाबाद को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अब यहां पर जो विकल्प दिया है, देखिए सेंसस 2011 की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। अब यहां पर तो ये ऐसा कोई आपका दिया नहीं है, लेकिन इसके नियर बाय ये 69.72 है। तो इसलिए ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहां पर जो 67.7% जो यहां की साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की, इसमें अगर हम देखते हैं पुरुष साक्षरता दर कितनी है, मेल की जो लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट वो 77.3% है। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो 57.2%, यानी कि 57.2% जो है ये फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो ये आंकड़े हो सकता है प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा आपका 69.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होती है, उसमें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य यानी कि अग्रणी राज्य है। तो यहां पर जो आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में अगर देखें तो जितनी भी नलकूप से सिंचाई होती है उस मामले में अगर देखें तो क्षेत्रों में 28.19% जो क्षेत्र आता है कुल भारत का, वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितना भी क्षेत्र नलकूप के द्वारा सिंचित है, वो क्षेत्र भारत के कुल नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रों का 28.19% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा राज्य है जहां पर नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है वो राजस्थान है। इसके बाद पंजाब, यानी कि नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पंजाब, ये वो अग्रणी राज्य हैं जहां पर नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब के बाद मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, तो ये वो राज्य रहे जहां पर नलकूपों से सिंचाई होती है। चलिए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण
त्रिभुज में शामिल शहर हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर और लखनऊ। उपरोक्त से कोई नहीं। तो देखिए, जो स्वर्ण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जो भारत पर्यटन के यानी कि गोल्डन ट्रायंगल जो इंडियन टूरिज्म से संबंधित है, इसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर शामिल हैं। इसमें यहाँ की जो हेरिटेज कल्चर है, जो यहाँ के मकबरे हैं, जो यहाँ के मस्जिदें हैं, जो यहाँ पर मंदिर है, निर्माण कला है, जो यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में या ऐतिहासिक धरोहरें, उनका संरक्षण करना और क्या कहते हैं इनके दर्शन इसके अंतर्गत रखा गया था। इन तीनों शहर की अगर हम बात करें तो ये एक ट्राइएंगल जैसा बनाते हैं, इसीलिए इसे गोल्डन ट्राइएंगल यानी कि स्वर्ण त्रिभुज के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहां पर कौन कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि आगरा, दिल्ली और जयपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण त्रिभुज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2014-15 में भारत से निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा निम्नलिखित श्रेणी में है? 4 से 5%, 5 से 6%, 6 से 7% या 7 से 8%। तो जो प्रश्न आया था उस समय में 4 से 5% जो है, भारत से जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश का 4 से 5% हिस्सा है। अभी की अगर हम बात करें, जो अभी के वर्तमान आंकड़े आते हैं उसमें अगर देखें तो 5.98% से लेकर के 4.98%, मान लीजिए इतना रेंज है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। और यहाँ की अगर बात करें तो 6%, तो कुल मिलाकर के 5 से 6% ये वर्तमान समय का आंकड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, तो उसमें अगर हम देखें तो कालीन, हाथों से निर्मित जो कालीन है, जो कि भदोही उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बनाई जाती है, उसका बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। काला नमक राइस की एक प्रजाति है, उसके अलावा जो चावल है, चावल का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से किया जाता है। चमड़ा उद्योग से संबंधित जूतों का यहां से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाथों से निर्मित जो दरी है, ये सारी चीजों का निर्यात उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद? तो उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की भी नहीं, बल्कि एशिया में जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो खतौली, वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सिचुएटेड है। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी का एक जिला है। और इसकी अगर हम बात करें तो 1939 में इस शुगर मिल को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो कहां पर सिचुएटेड है ये? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में, वहां पर एक स्थान है खतौली, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सिचुएटेड है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा संकेंद्रण कहां पर है? द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन यूपी इज एट, कहां पर है? ये आपका नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली से सटा हुआ। ये एनसीआर कैपिटल यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण है। इसे सिटी ऑफ अपैरल के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत गौतम बुद्ध जिले नगर का प्रमुख उत्पाद है, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली, मथुरा, करनाल, पटना। तो IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। ये पशु चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है। कहां पर है ये? बरेली में। बरेली में एक स्थान है इज्जतनगर, वहीं पर ये सिचुएटेड है। बरेली सुरमा के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। यहां पर तकरीबन 200 वर्ष पुरानी जो है यहां पर इंडस्ट्री मतलब दुकानें मिलेंगी जहां पर सुरमे का उत्पादन किया जाता है। सुरमे में एक नीले काले रंग के पदार्थ जिसे एंटीमनी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सुरमे वाली बरेली के नाम से भी प्रसिद्ध है। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, झुमके वाली बरेली भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बरेली में तो IVRI है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। इसी एंटीमनी को स्टिबनाइट भी कहते हैं, स्टिबनाइट। तो अगर कभी स्टिबनाइट शब्द सामने आ जाए तो घबराना नहीं है आपको।
आपको समझना है कि यही एंटीमनी है। इसी एंटीमनी का इस्तेमाल सुरमा के उत्पादन में किया जाता है। सुरमा में चांदी, सोना और बादाम का अर्क भी मिलाया जाता है और फिर सुरमे को प्रिपेयर किया जाता है। तो सुरमा उत्पादन कहाँ हो रहा है? बरेली में हो रहा है। यहीं पर इज्जत नगर में IVRI, जो कि पशु चिकित्सा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान है, सिचुएटेड है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए, सराय नाहराय, दमदमा, महदा या लखनाज। तो यहां पर अगर देखते हैं तो प्रयागराज, जो कि काफी प्रसिद्ध स्थान है उत्तर प्रदेश का, न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी इसकी पहचान है। इसमें यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर कई प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्रियों की जन्मस्थली रही है। इसी से सटा हुआ एक जिला है प्रतापगढ़। यहां पर जो अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से, पुरातात्विक संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई चीजें यहां पर हमें देखने को मिली है। यहीं पर एक स्थान है, एक पट्टी के रूप में महदा। यहीं से एक कब्र में 3 मानव कंकाल हमें देखने को मिले हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? महदा हो जाएगा। ये कहां पर सिचुएटेड है? प्रतापगढ़ में। इसके अलावा यहीं पर अगर देखें तो मृग श्रृंग के छले भी मिले हैं। मृग हिरण की बात करें तो उसके जो श्रृंग है, श्रृंग के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यही महदा में। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जो जिला है वहां पर ये सिचुएटेड है। और यहां पर प्रवाहित होने वाली सई एक प्रमुख नदी है, प्रतापगढ़ के जिले से प्रवाहित होती है सई नदी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गर्त भी जो है यही दमदम महदा से प्राप्त हुए। तो दमदमा, धारणा, लंगना, ये सारी के सारे के अगर देखते हैं हड़प्पा कालीन और क्या कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के नजरिए से देखें तो महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उसके अंतर्गत महदा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1900, 1888, 1885 या 1866? तो जो ये देवबंद आंदोलन है ये मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश, जिसे हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, जबकि इसका नामकरण जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में हो गया था। और इसीलिए इसको राज्य स्थापना दिवस यानी कि 24 जनवरी को हम लोग मनाते भी हैं उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, ठीक है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकना था और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मुस्लिम शिक्षा को बहाल करना था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो यहाँ की लोकल स्थानीय शिक्षाएं थी, जो स्थानीय स्कूल थे, उनको वरीयता देकर ना देकर के बल्कि कॉन्वेंट टाइप के या जो ब्रिटिश एजुकेशन थी उसको थोप दिया था भारत पर। तो ना केवल मुस्लिम समुदाय के द्वारा बल्कि जो स्थानीय थे, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हो या सिख धर्म के, या सबके द्वारा क्या है इसका विरोध किया गया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मकसद सिर्फ इतना था कि उन्हें एक ऐसे काली चमड़ी वाले लोगों का वर्ग बनाना था कि जो कि अगर हम देखें तो चमड़ी से यानी स्किन से भारतीय हो लेकिन वो अंदर से क्या हो, ब्रिटिशर्स हो, यानी कि उनके पास अंग्रेजी एजुकेशन हो, उनको एक कनेक्टिविटी का जरिया बनाना था। यानी कि अंग्रेजों को क्या इंग्लिश आती थी, भारतीयों को उतनी इंग्लिश आती नहीं थी, तो कैसे कनेक्ट करना है, तो एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो कि एक ट्रांसलेशन का माध्यम कर सके और उसके अंदर भारतीयों के प्रति हीनता की भावना हो। यानी कि ऐसी एजुकेशन के अंदर कर दो, उनके मन मस्तिष्क में वो सारी चीजें ले आ दो कि वो भारतीयों को भारतीय हो करके भी अपने से निम्न समझे। तो एक तरह से डिवाइड एंड रूल का भी ये एक अप्रत्यक्ष रूप से डिवाइड एंड रूल जिनकी पॉलिसी थी उसमें ये भी शामिल थी। तो ये आंदोलन सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? 2 व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद गंगोही। ठीक है, 2 नाम यहां पर महत्वपूर्ण है, राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह एक रूढ़िवादी आंदोलन था, यानी कि रूढ़िवादी जो कि कह लें कि जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं उन लोगों के द्वारा चलाया गया, आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका मकसद ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना और मुस्लिम शिक्षा की बहाली करना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न वह है जो वर्ष 2017 के
पीसीएस के पेपर से जो यूपीएससी में पूछे गए थे उससे संबंधित। सवाल आपका है 1 अप्रैल 2017 से उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। 1 अप्रैल 2017 से जो मजदूर थे अकुशल मजदूर, उनके लिए अगर हम बात करें तो कितनी मजदूरी यहां पर दी गई थी। तो यहां पर आपका जो देखें तो 74,000 रुपए प्रति माह इसके अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 74,000, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। यह ईरान से भारत तक है, तो ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, जो ये ऊर्जा गंगा परियोजना है, ये एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2016 में की जाती है। ये बिल्कुल सही, लेकिन ये ईरान और भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि जो देश है भारत, जो है उस भारत देश के जो पूर्वी क्षेत्र है, खासकर अगर देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक इसमें शामिल थे। अगर यहां पर देखें तो देश के पूर्वी हिस्से में जो भी उद्योग हैं और घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी पाइप के द्वारा जो प्राकृतिक गैस है और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है यानी कि सीएनजी, उसको मुहैया करवाना था ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत। तो ये एक गैस पाइपलाइन महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक लगभग 2540 किलोमीटर तक ये लंबी पाइपलाइन परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के पूर्वी हिस्सों में उद्योग और जो घरेलू उपभोग है उसके लिए पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुहैया करवाना शामिल था। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन जो है वाराणसी से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। वाराणसी से ये जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहां पर देखिए, ईरान से भारत इसमें नहीं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर अब आप देखिए, खेल का सामान जो है स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश जानी जाती है मेरठ के रूप में। ठीक है, अब यहां पर पीतल के बर्तन मुरादाबाद बहुत फेमस है। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर देखिए, तो खेल का सामान हो गया तीसरा। अब यहां पर अगर पीतल के बर्तन देखते हैं, ये हो गया पहला। वही माचिस के लिए अगर हम देखें तो बरेली जानी जाती है। वही लकड़ी की नक्काशी की अगर हम बात करें, वुड क्राफ्टिंग या वुड कार्विंग, वो सहारनपुर है। माचिस के लिए बरेली। तो यहां पे आप देखिए, ए का तीसरा, तो तीसरा आपका ये, तो ये होगा, तो ये होगा। बी का चौथा, तो ये वाला हो गया। और पीतल के बर्तन पहला हो गया और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो यानी कि ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which one of the following state has the lowest percentage of scheduled tribes population as percentage of its total population according to census 2011? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या केरला। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहां पर अगर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन की बात करते हैं सेंसस 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 0.6% शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये यहां पर निवास करती है। वहीं अगर हम एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो 20.7% ये एसटी है और ये एससी है। 20.7% जो पॉपुलेशन है वो यहां पर उत्तर प्रदेश जो है वो शेड्यूल कास्ट है। वहीं 0.6% जो है वो एसटी है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है। तो ऑप्शन क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए, 18 और 19 में कौन से सवाल पूछे गए थे इसको देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, ये लखनऊ से गाजीपुर तक, कहां से? लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर तक। ठीक है, 340.8 किलोमीटर लंबी एक एक्सप्रेसवे योजना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 9 जिले शामिल हैं। कितने? 9 जिले इसमें शामिल भाई। ठीक है, अब वो कौन कौन से जिले हैं अगर इसकी बात करें तो इसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है। इसके अलावा यहां पर आजमगढ़ है, गाजीपुर है और मऊ है। यहां पर आप देखिए, आजमगढ़ में शामिल हो गया, मऊ शामिल हो गया,
फैजाबाद यहां पर आप देखिए ये शामिल है कि नहीं शामिल है, ये आपको देखना है। तो यहां पर जो है फैजाबाद यानी कि जो अयोध्या हो गया है, इसीलिए अगर देखिए प्रेजेंट टाइम में फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। तो अयोध्या में ये है भाई, तो यहां पर बस्ती इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपातकालीन लैंडिंग के लिए यहां पर जो है एक हवाई पट्टी भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। और अगर बात करें तो वर्ष 2011 में 16 नवंबर 2021, ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा 16 नवंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। 9 जिले शामिल हैं, बस्ती इसमें शामिल नहीं है। अयोध्या शामिल है, फैजाबाद दिया हुआ, थोड़ा सा मिसगाइड हो सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो आपको इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर अगर देखिए जो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है पहले वाले को एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या नहीं करता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन के मामले में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन जो चीनी मिले हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में अगर देखें तो मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना जो शुगर केन का उत्पादकता है, कितना उत्पादन हो रहा है शुगर केन का, तो उतना नहीं है। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला भी यहां पर सही है। अब यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। शक्कर का कटुआ किसको कहा जाता है भाई? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम नेशनल लेवल पर जाएं तो शुगर का कटोरा या चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। देखिए 1960 का जो डिकेड था, 1960 का जो दशक था, तब तक क्यूबा जो है चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। और यहां की जो कृषि अर्थ है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी शुगर केन की कृषि पर ही आधारित थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ इसका स्थान किसने ले लिया? ब्राजील और भारत ने ले लिया। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, नाम तो इसको दे दिया गया चीनी का कटोरा, तो वही है, लेकिन अगर इसी स्थान की बात करें तो अब ब्राजील और भारत ने ले लिया, यानी कि एक्सपोर्टर के रूप में अब जो इसका नाम था वो ब्राजील और भारत से नीचे आ गया है। तो ठीक है, तो ब्राजील अब एक अग्रणी राष्ट्र हो गया है। ठीक है, और भारत इसमें, तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वर्ष 2020 में पूछे गए पीसीएस के पेपर से संबंधित है। देखते हैं कि कौन सा वो सवाल था। पहला, ठीक है, कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकम मिलियन सिटीज ऑफ एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर, किस ईयर में? ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर, यानी कि इन जिलों की बात करें, इन सिटी की बात करें, तो यहां पर कब जो है किस वर्ष में यहां की जो पॉपुलेशन थी वो मिलियन में हो गई, यानी 10 लाख में हो गई। तो इसका जो सही आंसर है 1971 और 1981। ठीक है, यानी 1977 और 78 में रेस्पेक्टिवली, यानी कि कानपुर में जो जनसंख्या अगर देखते हैं तो 1971 में 10 लाख हो गई थी, क्रॉस कर गई थी। और वही लखनऊ की बात करें तो वर्ष 1981 में यहां पर जो जनसंख्या थी वो 10 लाख को क्रॉस कर गई थी। तो प्रश्न का यहां पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ठीक है, कौन कौन से? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो अब यहां पर हृदय योजना की अगर बात करें तो इस योजना की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2013 को की गई थी, 2015 को, 21 जनवरी 2015 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में मुख्य रूप से अगर देखें, जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो भी मोन्यूमेंट्स थे या जो भी
सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे, इसमें शामिल किए गए थे। उनका संरक्षण करना, उनका आर्थिक विकास करना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के साथ इस योजना को 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये एक केंद्रीय योजना है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कौन कौन से स्थान अगर शामिल थे, तो अगर हम इसमें मुख्य रूप से देखते हैं तो इसमें अजमेर, अमृतसर, वारंगल, वाराणसी, ये सारे के सारे स्थान इसमें शामिल थे। मथुरा भी इसमें शामिल था, कांचीपुरम भी इसमें शामिल था। यानी कि अगर देखें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं, तो उन शहरों का आर्थिक विकास करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि मथुरा और वाराणसी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स लोकेटेड इन उत्तर। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर? लखनऊ में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो 10 सिटी हैं, 10 शहर हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना का की अगर बात करें तो इसमें जो शहर सम्मिलित किए जाते हैं, उनका आर्थिक विकास करना, उनका नगरीकरण करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर डेवलपमेंट करना, वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था करना, कुल मिलाकर के एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना, यही इस योजना का महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर जो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अब इसमें देखें तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? वाराणसी में वर्ष 2017 से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक, तो इस योजना की अगर हम बात करें, इसमें वर्ष 2017 में अगर देखते हैं तो इसमें 2 शहर और शामिल किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से इसमें शामिल किए गए थे? वाराणसी जो शहर है वो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसके अलावा आगरा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, तो ये वाराणसी के साथ साथ ये 3 जिले भी ये वर्ष 2017 में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। वही स्मार्ट सिटी योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 5 जून 2015 को, ये योजना जो है 5 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 जिले इसमें शामिल है। वर्ष 2017 में वाराणसी, आगरा, लखनऊ और कानपुर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल वर्ष 2021 के क्वेश्चन पेपर से है। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चारों स्टेट है आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो सवाल जो भी इसमें शामिल है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही यहां पर आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी मांडी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश है। यहां पर अगर हम देखें तो जनगणना 2011 जो हुई थी उसके हिसाब से यहां की जो पॉपुलेशन थी 19 करोड़ 98 लाख 12,341 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। वर्ष 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यूपी पहले पर है, दूसरे पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर महाराष्ट्र आता है। वहीं तीसरे स्थान पर अगर हम देखते हैं कौन सा आता है? बिहार, चौथे पर वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। तो ये वो 4 राज्य हैं जिनमें
सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश आ जाता है। वहीं अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो राजस्थान है। वहीं दूसरे स्थान पर अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र, और भारत के मतलब कि एरिया वाइज जो उत्तर प्रदेश आता है ये चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ये भारत की कुल अगर हम बात करें जो क्षेत्रफल है उसके 7.33% क्षेत्रफल का योगदान करता है। क्षेत्रफल की बात एरिया वाइज उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। चलिए, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, उनसे संबंधित जो सेवा शर्तें हैं उन सब का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 14 में। संविधान के भाग 14 में। तो यहां पर अगर देखते हैं, जब हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उसके द्वारा यहां पर किया जा सकता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हम देखते हैं तो हापुड़ है, और सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? जो यहां पर ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन जो बी है शाहजहांपुर, वहां पर। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहां पर काकोरी कांड का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसमें एक ट्रेन को लूटा गया था। अब सरकार के द्वारा इसका नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड की अगर बात करें, जिसका नाम अब बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है, तो यह घटित होती है घटना 9 अगस्त 1925 को। इस दिन क्या होता है, एक ट्रेन थी शाहजहांपुर से जा रही थी, ठीक है, तो उस ट्रेन को लूटा गया था जिसमें तकरीबन 4600 रुपए की लूट हुई थी। एक्चुअली वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें सचिंद्र सान्याल महत्वपूर्ण थे। सचिंद्र सान्याल, इन्होंने इसका गठन करते हैं। इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, अशफाकुल्ला, ये सब इसके सदस्य थे। अब इस एसोसिएशन का मकसद ये था कि भारत मां को आजादी दिलाना था। आजादी दिलाना कैसे? क्रांतिकारी तरीके से, ठीक है, यानी कि हथियारों के जरिए से क्रांति करके। तो हथियारों के लिए चाहिए थे पैसे, पैसे कहां से आएंगे? तो इसके लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। जो शाहजहांपुर में ए डाउन ट्रेन जा रही थी उसके डिब्बे को लूटा गया। वहां पर 4600 रुपए की तकरीबन यहां पर लूट होती है। इसके बाद इन सब के ऊपर इसमें चंद्रशेखर आजाद ये शामिल नहीं थे, मतलब कि इसमें पकड़े नहीं गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जी की अगर हम बात करें तो जो मुठभेड़ हुई थी प्रयागराज में कंपनी गार्डन में, वहां पर उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की आखिरी गोली से खुद को मार करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन इसके अलावा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इनको जो है वर्ष 1927 में फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यहां पर देखिए, जब ये भारत मां के अमर सपूत, जब ये लोग फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो वहां पर रामप्रसाद बिस्मिल ने एक पंक्ति पढ़ी थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन ये जो पंक्तियां थी ये रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा सिर्फ पढ़ी गई थी, न कि उनके द्वारा लिखी गई थी, बल्कि ये पंक्तियां रामप्रसाद बिस्मिल के स्थान पर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी। तो कभी प्रश्न इस पर भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्तियां बिस्मिल अजीमाबाद के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन इन पंक्तियों की प्रसिद्धि तब होती है जब रामप्रसाद बिस्मिल भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और फांसी के तख्त पर खुशी खुशी चढ़ जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर शाहजहांपुर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है,
सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए इस मेले का आयोजन वर्ष 2021 में नोएडा में किया गया था। ये गौतम बुद्ध नगर में सिचुएटेड है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस्ड इन बजट ऑफ 2021 एंड 22? यहां पर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि इनमें से अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल थी, तो यहां पर अगर देखिए जो स्कीम थी तो मुख्य रूप से इसमें जो दूसरी, तीसरी और चौथी यानी कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये 3 योजनाएं इस बजट के अंतर्गत शामिल थी। तो 2, 3 और 4, तो यहां पर ये 2, 3, 4 दिया हुआ है बी वाले, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई, नवर झील और सूरीसर मानसर झीलें। तो इनमें जो सूरीसर मानसर झीलें हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ नामक स्थान पर सिचुएटेड हैं। ठीक है, कठुआ एक बार काफी चर्चा में रहा है, एक बच्ची के साथ रेप वहां पर हुआ था, तो इस मामले में ये उभर करके काफी हाईलाइट रहा है। तो यहाँ पर जो सूरीसर मानसर झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर के कठुआ नामक स्थान में है। तो प्रश्न का सही उत्तर यही है। बाकी ये तीनों जो रामसर साइट है ये उत्तर प्रदेश में ही है। रामसर साइट के अंतर्गत बात करें तो कुछ ऐसी आर्द्र भूमियां या जो वेटलैंड्स हैं उनको इसके अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। दरअसल वर्ष 1991 में, वर्ष 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया जाता है जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत पूरे विश्व भर में जितने भी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उनके अंतर्गत जो भी जैव विविधता आती है उनका संरक्षण किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 10, अभी बात करें तो 10 रामसर साइट हैं और सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य जो है तमिलनाडु है, जहां पर 18 रामसर साइट मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 10 रामसर साइट है। कौन कौन सी रामसर साइट हैं अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, किसकी लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि एक तो आयु और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके अलावा किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये सारी देखें। लेकिन इसे जो है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इसके अंतर्गत जो है ये मानदंड नहीं निर्धारित किया गया था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जनसंख्या को 2.1%, 1 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो बिल्कुल दोनों ही सही है। दरअसल अगर हम देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का विधि आयोग है उसने एक मसौदा बनाया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि वर्ष 2026 तक जो प्रजनन दर है उसे 2.1 प्रति हजार तक ले आना है, जो वर्तमान में 2.7 प्रति हजार थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो यहाँ पर जो 4 आपके विकल्प दिए हुए हैं इसके अंतर्गत देखें तो ये पूरी जो योजना चालू की गई थी स्वामी विवेकानंद, ये जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके लिए शुरू की गई थी। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वाज एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 शहर दिए हैं इनमें जो है कानपुर में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र से है। पहला सवाल क्या है?
उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। दो स्टेटमेंट दिए, दोनों आपको बताना है। इसमें बजट का आकार बताया गया है और इतने करोड़ रुपए की जो कतिपय योजनाएं हैं वो सम्मिलित की गई हैं इसमें नई योजनाओं के बारे में। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो दोनों ही, जो बजट का आकार है वो इतने ही करोड़ रुपए का था, और जो इसमें अगर देखिए जो नई योजनाएं शामिल की थी, जो उनका बजट के लिए जो जितने रुपए का इसमें समावेशन किया गया था या आवंटित किए गए थे, तो वो सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? चंबल, कतरनिया घाट, रायपुर या फिर किशनपुर? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो कतरनिया घाट जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, किस जिले में है? तो वो बहराइच जिला है। इसकी स्थापना अगर देखते हैं तो 1975 में की गई थी। तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा कतरनिया घाट। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कतरनिया घाट को देख लेते हैं एक बार कहां पर है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, ऊपरी गंगा मैदान है, तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके अगर हम उत्तर में देखते हैं, उत्तर पश्चिम में देखते हैं, तो दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बदुआ, अडवा, बघेलखंड या अरौरा? तो यहाँ पर देखिए जो अडवा और अरौरा है ये मिर्जापुर में है। तो मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बघेलखंड जो है बलरामपुर में है, बलरामपुर भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बदुआ की अगर बात करें तो ये बिहार में बांका नामक स्थान पर है। बिहार में एक स्थान है बांका, तो ये वहां पर है, तो इसलिए ये वाला आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर यहां पर सीतापुर? तो अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध नगर, रेडीमेड कपड़े, मैंने भी इसको पहले बताया भी था, तो ये सुमेलित है। अमेठी की बात करें, मूंज के उत्पाद, मूंज जो है सरपत एक घास होती है, बहुवर्षीय घास, उससे बनाया जाता है। रोटी के डलिया वगैरह सारी चीजें बनाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वहीं अगर देखते हैं आगरा, तो यहाँ पर जो चमड़ा से संबंधित यानी कि जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर जूते जो बनते हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बागपत की अगर बात करें तो लकड़ी के खिलौने जो है बागपत में नहीं बनते हैं। तो बागपत जो है होम फर्निशिंग, यहां पर इसका जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है होम फर्निशिंग है। होम फर्निशिंग से संबंधित जो उत्पाद है वो बागपत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। तो यही आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो सबसे पहले देखिए कि सर्वाधिक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है इसमें, तो इसमें नो डाउट कानपुर हो जाती है। कानपुर के बाद अगर दूसरी जगह पे देखें तो यहाँ पर गाजियाबाद आती है। तो दूसरा पहला, इसके बाद लखनऊ और फिर आगरा। तीसरे नंबर पर लखनऊ, आगरा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, दूसरे से एक तो आपका ये हो गया, इसके बाद गाजियाबाद, फिर इसके बाद लखनऊ, ये। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है ये इस तरह से अरेंज कर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या है कि इस संयुक्त प्रांत जिसे हम कहते थे उसका नामकरण किया जाता है उत्तर प्रदेश के रूप में। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और इसको उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए वर्ष 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें कौन कौन से सवाल उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे गए थे उस पर एक नजर डालते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल या फिर कुंवर सिंह? तो 1857 में जो बरेली में क्रांति की बात करें उनका नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ मिलकर के लखनऊ से। नाना साहब की बात करें तो कानपुर से। कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बिहार में बिगुल फूंका था। ठीक है, चलिए यहां पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो क्या इसका सही उत्तर
उत्तर होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, क्योंकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसमें 12.8% वन है, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए कोई वन भूमि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा गलत है। चलिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में दिए गए ऑप्शन में जो चंदौली जिला जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पर सिचुएटेड है। ऑप्शन डी जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो इसमें आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, कानपुर दिया हुआ है, तो इसमें कानपुर शामिल नहीं था। बाकी 3 जिले जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा ये शामिल थे, तो कानपुर इसमें शामिल नहीं था। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? गंगा एक्सप्रेसवे, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे योजना है। ये केंद्र सरकार की ना होकर के बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी शुरुआत जो है दिसंबर वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको पूर्व उत्तर प्रदेश से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें अगर देखें तो मेरठ से लेकर के प्रयागराज की जो यात्रा है वो लगभग 6 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। और इसके दूसरे फेज में वाराणसी, गाजीपुर से होकर के बलिया तक इसका विस्तार किया जाना था। जो दूसरा चरण इसका था उसमें अगर देखें तो वाराणसी, गाजीपुर से लेकर के इसका विस्तारीकरण जो है बलिया जिले तक किया जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये केंद्रीय सरकार की नहीं बल्कि किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे योजना है। मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये है केंद्र सरकार की द्वारा चलाई गई योजनाएं। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखिए, रामगंगा नदी की बात करें तो कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, ये तो सही है। लेकिन बेतवा नदी की अगर बात करें प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास। बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो ये देखिए विंध्याचल पर्वत से हमारे से निकलती है। तो ये देखिए कहाँ पर मिल रही है? हमीरपुर में मिल रही है, प्रयागराज में नहीं मिल रही। बल्कि प्रयागराज में यमुना जो है किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर अदृश्य जो है सरस्वती नदी है। तो यहाँ पर एक स्थान है, त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये देखिए, रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है इसके बाएं तट से आकर ज्वाइन करती है कन्नौज के पास, किसको? गंगा नदी को। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, गंगा नदी ही दिया है। अगर यहीं पर यमुना दिया होता तो ये भी गलत हो जाता। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो जो भी यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है उसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी, जिनका मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण वर्ष 2000 फरवरी 2000 तक किया जाना था। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ, झांसी, मेरठ, बैरकपुर, ये 4 जगह दी, 4 तिथियां दी हुई है। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को जो है ये विद्रोह शुरू हो गया। झांसी की अगर बात करें तो 11 मई दिया हुआ, तो यहाँ पर झांसी में अगर हम देखते तो 5 जून को होता है, तो इसलिए ये तिथि गलत दी हुई है। यहाँ पर 5 जून 1857 को, तो बाकी ये सब सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नहीं, यही पूछा, ये सुमेलित नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट यूपी स्पेशल वर्ष 2014 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर यहाँ पर हुए हैं उसमें अगर देखते हैं तो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंक्लूड किया, अच्छे से समझा। तो यूपी स्पेशल के सेशन में आज इतना ही। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।